अच्छा जी, चलें जी, सी लॉ क्या है हमारा सब्जेक्ट है और चैप्टर कौन सा हमारा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था, क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने सबसे जो मेजर चीजें हमने पढ़ी वो पढ़ी हमने चेंज और रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन में हमने क्या सीखा, रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कि गलती आपने कर दी या तो आपने खुद वॉलंटरली उसको चेंज करा लें विद द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार, या अगर रजिस्ट्रार ने कहा तो उसको 30 दिनों के अंदर आपको मैंडेटोरीली आपको उसको चेंज करवाना है। सही है। अच्छा, इसके बाद हमने दो चीजें इसके अंदर और पढ़ी थी। वो दो चीजें क्या थी, वो दो चीजें क्या थी बताओ। एक उसमें से ये था कि अगर जो है आपने चेंज नहीं कराया तो रजिस्ट्रार खुद जो है उसको चेंज कर देगा। एक और चीज क्या थी, देखो देख के बताओ। एक तो अगर आपने चेंज नहीं कराया तो रजिस्ट्रार जो है मैंडेटरीली चेंज कर देगा। रजिस्ट्रार के कहने पे भी चेंज नहीं करवाया, उसके बाद रजिस्ट्रार नया नाम खुद ही अपॉइंट कर देगा। रजिस्ट्रार वही ना, एक नया नाम खुद ही, हाँ, जब चेंज हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन चेंज ऑफ नेम करेगा। चेंज ऑफ नेम में हमने क्या पढ़ा था, चेंज ऑफ नेम में डिफरेंट फ्रॉम रेक्टिफिकेशन फॉर एनी रीजन हो सकता है। सही है। आप जो है मिसाल के तौर पर आपका प्रिंसिपल है ना, बिजनेस चेंज हो रहा है या आपकी कंपनी को कोई डिफरेंट कंपनी एक्वायर कर रही है, इन सब चीजों में चेंज ऑफ नेम हो सकता है। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, चेंज ऑफ नेम के अंदर के कहाँ जरूरत नहीं है चेंज ऑफ नेम की, यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेटस हो रहा हो, कन्वर्जन हो रही है फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट, एसएमसी वगैरह, ये आपस में अगर स्टेटस चेंज कर रही है तो इसमें जो है जरूरत नहीं होती। स्पेशल रेजोल्यूशन भी इसके अंदर, वो हम आगे देखेंगे, उसको लिंक करेंगे हम क्यों स्पेशल रेजोल्यूशन कहता है कि चेंज ऑफ नेम में स्पेशल रेजोल्यूशन हो। अच्छा, पेज नंबर 17 तक हमने पढ़ लिया था ना, 16 वही 17 एक ही ना, 16 सेक्शन 22 स्टार्ट तो 17 पे भी तो एक ही सेक्शन है। 17 पे क्या है तुम लोगों के पास, वही ना, 16-17 पेज हो गया ना, पेज सही है। इसके बाद पढ़ते हैं ना, अब क्या कह रहे हैं, बिजनेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ कंपनी, बिजनेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ कंपनी। आज का हमारा टारगेट है कि पेज नंबर 21 तक हम इसको पूरा करें, देखते हैं कहां तक हो पाता है। सेक्शन नंबर 26 क्या कह रहा है ये, आइए सबसे पहले इसको रीड आउट करते हैं। बल्कि अब्दुल्ला तुम रीड करो फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कंपनी में कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस एंड डू नॉट and do any act or enter into any transaction being incidental और ancillary कहते हैं कनेक्टेड ट्रांजैक्शन को। मिसाल के तौर पे मैं जो हूं, मेरा काम क्या है, मेरा काम है राइस का, सही है। अब चावल बेचना मेरा काम है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा देखो यार, मेरे पूरे पाकिस्तान में जो है ना बहुत सारे जो है वो जाते हैं, क्या नाम है, ट्रक्स वगैरह जाते हैं, इतने में हैवी कॉस्ट मिलियंस के ट्रक को पे करता हूँ, क्यों ना मैं वन टाइम कॉस्ट इनकर कर लूँ, अपने 10 ट्रक खरीद लूँ। 1 करोड़ का एक है, मैं निकाला उसका कि उसका मेरी जो है रिकवरी पीरियड कितना होगा उसका, वो मैंने निकाला 3 साल। मैंने कहा वाह यार 3 साल में मेरी कॉस्ट भी कवर हो जाएगी और मेरा जो है आगे जाके प्रॉफिट ही है इन ट्रकों से, सही है, मेरी कॉस्ट बच जाएगी आगे जाके। तो वो इन्वेस्टमेंट भी, मेरी इन्वेस्टमेंट का पेबैक पीरियड 3 साल निकला, तो मैंने कहा चलो यार मैं ऐसा करता हूँ 10 ट्रक खरीद लेता हूँ। अब मैंने 10 ट्रक खरीद लिया, मेरा काम राइस का है, लेकिन मैंने अपने ट्रक खरीद ली, मैं एक तरीके से अपनी फ्लीट जो है मैंने बना ली अपनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ माई प्रोडक्ट। तो ये जो मैं ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ ये मेरा कोर बिजनेस नहीं है, लेकिन क्या है, एंसिलरी एक्टिविटी है, सही है। ट्रांसपोर्ट मेरा बिजनेस नहीं है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है एंसिलरी एक्टिविटी या इंसिडेंटल एक्टिविटी टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस। ये किस लिए है, ये मेरा काम किस लिए कर रहा हूँ, टू कैरी ऑन माई बिजनेस। मेरा बिजनेस क्या है, राइस। समझ में आया? दोबारा पढ़ो शुरू से। A company may carry on any lawful business and do any act or enter into any transaction being incidental and ancillary thereto which is सही है। क्या जर्नल लाइन लिख रहा है कि नहीं, याद करने वाली लाइन कोई नहीं है, ये जर्नल लाइन लिख रहा है। वो कह रहा है कंपनी कोई भी कारोबार कर सकती है, लॉफुल एक्टिविटी कर सकती है और उससे अगेंस्ट उससे कनेक्टेड जो है ट्रांजैक्शन भी कर सकती है, लॉ इसको आपको अलाउ करता है। इसके बाद कहता है द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी शैल बी मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अगेन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे मेमोरेंडम में क्या 5 चीजें आती हैं, तो उस 5 चीजों में से एक प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस भी है, which shall always commensurate with the name of the company। commensurate मतलब कि उससे जो है नहीं शुरुआत नहीं, उससे लिंक करना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस लिखा सीमेंट, सही है, और आपका जो नेम क्या है, आपका नाम है ABC फूड, क्या ये कमेंसुरेट कर रहा है? ये नहीं कर रहा कमेंसुरेट। सीमेंट का फूड से कोई ताल्लुक नहीं है वगैरह, इसका आपस में लिंक होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। आपका भी प्रिंसिपल है ना बिजनेस से लग रहा हो कि आपका कारोबार भी वही है।
इसके बाद क्या कह रहा है, and any change in the principal line of business shall be reported to the registrar within 30 days from the date of change, and the registrar may give direction of change of name if it is in the violation of this section. इसका मुझे रैयान एक चीज बताओ, इसको एक दफा तुम खुद पढ़ो और मुझे बताओ इसके अंदर ये क्यों कह रहा है रजिस्ट्रार मे गिव डायरेक्शन टू द चेंज ऑफ नेम। लॉ की इंटरप्रिटेशन है, अब्दुल्ला तुम भी पढ़ो अगर ये गलत जवाब देता है। अच्छा जी, क्या पढ़ रहे थे हम, सॉरी ये जो है कनेक्शन जो है ड्रॉप हो गया था, तो हमारा कनेक्शन थोड़ा सा टूट गया। लॉ का हम क्या पढ़ रहे थे, कंपनी कोई भी लॉफुल बिजनेस कर सकती है और उससे कनेक्टेड कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकती है, सही है। नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए, जो कि नाम से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस सीमेंट का होगा, आप लिख रहे हैं प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मेरा सीमेंट है और नाम आपका है कंपनी का नाम एबीसी फूड, तो आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं हो, कह रहा है इस तरह का नाम नहीं होना चाहिए। एनी चेंज इन द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, यार चाय पिला दो। एनी चेंज इन द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, अगर कोई प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में कोई भी चेंज होगा तो वो 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा, रजिस्टर किसको रिपोर्ट करना होगा, सही है। देखो चेंज, अच्छा ये देखो, ये मैं रिकमेंडेशन करूंगा आप लोगों को, ये जितनी भी चीजें अभी कोर्स स्टार्ट हुआ है हमारा, जितनी भी चीजें आ रही है ना कि ये हो तो इतने दिनों के अंदर इसको करना है, ये इसका एक टेबल बना लो, बेहतरीन हो जाएगा तुम लोगों के लिए, सही है। तो अब जो है अभी आज की क्लास से जो स्टार्ट हो रहा है वो कर दो, पिछली क्लास का भी देख लो, नहीं वगैरह वाली पड़ी थी। किस तरह बनेगा इसका टेबल, क्या है, चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, सही है। इवेंट लिख दिया, डेज लिख दिए, सही है। डेज कितने हैं इसके, 30, सही है। और रिपोर्ट किसको करना है, इसमें लिख दो रिपोर्ट टू, सही है। अब इस केस में क्या है, रजिस्ट्रार। ये तुम्हारा एक चार्ट बन जाएगा, इसको पेपर से एक दिन पहले देख लेना। जो बच्चा अक्सर परेशान होता है ना कि यार वो सर मैं जो हूँ ये याद नहीं रहता कौन से कितने दिन है क्या है, ये इस तरह का एक चार्ट बना लो। इवेंट लिख दिया, डेज लिख दिया, रिपोर्ट टू लिख दिया, ये इसको भरते रहो, जहां जहां भी डेज आते रहे भरते रहो। आप चैप्टर नंबर 1 में भी डेज थे, सही है, वो भी एक चार्ट बना लो, ये भी एक बना लो, आसानी हो जाएगी। अच्छा मैंने एक चीज पूछी थी इसके अंदर कि रजिस्ट्रार में गिव डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ नेम का क्या मतलब है, राहत आप भी जवाब दे सकती हैं। आई क्यों नहीं आज आप क्लास में, बताओ मे चेंज का क्या मतलब है। सेक्शन नंबर 11 रेक्टिफिकेशन से कनेक्टेड है, मे इसलिए क्योंकि अगर वॉलंटरी हो कुछ चेंज करना चाहे तो रजिस्ट्रार को जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर वॉलंटरी नहीं करे 30 दिन के बाद रजिस्ट्रार डायरेक्शन देगा। गलत, तुम बताओ। सर ये है कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जब चेंज होता है तो उसको अपना उसका जो नाम है वो कमेंसुरेट होना चाहिए, सही है। तो इस केस में ये है कि अगर इसका नाम कमेंसुरेट नहीं हो रहा है यानी वायलेशन है सेक्शन में। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। वो कह रहा है रजिस्ट्रार मे चेंज, मे चेंज। अब देखो हम आगे जाके प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। वो कह रहे वो कहेगा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस वो है जिसमें हायर ऑफ क्या आपका रेवेन्यू वाइज या आपका प्रॉफिट वाइज जो भी बिजनेस हायर ऑफ है वो आपका जो है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है। मिसाल के तौर पे मेरी कंपनी फूड की है, राइस भी मैं बनाता हूं, मैं वीट भी बनाता हूं, सही है। मैं फ्लोर और वीट एक ही है ना, पल्सेस, चलो सही है, चलो डाल दिया फूड में, फूड है ना, चलो। और दूध का भी है हमारा, ऑल पर भी मेरा अपना है। अरे देखो रेहान, देखो राइस भी है, ये भी है, सही है। चारों मेरे बिजनेस हैं। पहले मेरा कोर बिजनेस था राइस, मेरा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ये था, सही है। अब मैं राइस का काम मेरा नहीं चल रहा, मैं इसको नीचे ला रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इसको खत्म कर रहा हूँ। अब मेरा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बन गया एज पर क्राइटेरिया ये, सही है। मुझे बताओ मेरा एबीसी फूड नाम था, क्या यहाँ पे मुझे अपना नाम चेंज करने की जरूरत है? क्यों? ये भी फूड है। पहले भी मेरे 4 बिजनेसेस थे, अभी भी 4 हैं। फर्क क्या हुआ है कि यहाँ पे जो है मेरा क्या था, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस पहले राइस था, अब जो है वीट हो गया या पल्स हो गया या मिल्क हो गया, सही है। तो मुझे क्या है, नीड मुझे नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी यही बिजनेसेस कर रहा था। सेकंड चीज, अब मैंने लगा यार मैं आजकल जो है कंस्ट्रक्शन में काम बहुत चल रहा है, सही है, मैं एक सीमेंट की फैक्ट्री लगा लेता हूँ, बहुत काम है कंस्ट्रक्शन का। मैंने क्या किया है, अपना लाइन ऑफ बिजनेस ऐड किया। लाइन ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस नहीं, ये सारे लाइन ऑफ बिजनेस है, इनमें से एक प्रिंसिपल लाइन होगा। मैंने कहा चलो यार सीमेंट लगा लेता हूँ। अब सीमेंट के लगाने से क्या हुआ, मेरा सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी इसका होगा, सबसे ज्यादा एसेट्स भी इसके होंगे। तो ये क्या, अब ये मेरा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बन गया,
अब बताओ क्या मुझे नाम चेंज करने की जरूरत है? यस सर, अब मुझे नाम चेंज करने की जरूरत है। जब भी वो कह रहा है रजिस्ट्रार में आपको कह सकता है कि नाम चेंज करो, वेरी गुड, क्लियर हुआ? अगेन देखो, छोटी छोटी बातों में ना कॉन्सेप्ट होता है, बात वक्त पूरे पूरे सेक्शन ऐसी फारिग से होते हैं। फारिग मतलब क्लियर, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। हमेशा याद रखो, ये मे शाल, ये चीजें आपको आम समझ में आनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ग्रिप अच्छी रखो। नहीं, तुम तो रेक्टिफिकेशन पे चले गए ना। रेक्टिफिकेशन कहां से आ गई इसके अंदर? ये रेक्टिफिकेशन थोड़ी तो चेंज है। वो खुद वर्ड चेंज यूज कर रहा है और आप रेक्टिफिकेशन कह रहे हैं। वो खुद जो है यार, ये पेजेस की पीडीएफ डाल दो सर जल्दी से। एक मिनट, पीडीएफ डाल रहे हैं बच्चों, रुक जाओ एक मिनट। मतलब चैप्टर नंबर 2 जितना मुझे याद है ताहिर भाई ने पूरा डाला था इसको। तो डाल दिया, अभी भी डाल दिया, पीडीएफ डाल दिया। चलें जी, क्विक रिपीट कर देते हैं, ये सेक्शन कंप्लीट हो जाए। यहीं से स्टार्ट किया मैंने, क्विक रिपीट भी कर देते हैं, सही है? तो क्यों कह रहे हैं? देखो अगेन अंडरस्टैंडिंग। देखो बाज वक्त ना आप सोच सही रहे होते हो, लिख गलत रहे होते हो, सही है? बाज वक्त क्या होता है, आपको पता ही नहीं चलता, आप गलत लिख रहे हो। जैसे आप कह रहे हो, आपने कहा सर मेरा जवाब गलत क्यों, मैं तो सही कह रहा था, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है आप गलत कह रहे हो। क्यों? अंडरस्टैंडिंग को कोशिश करें, जितना ज्यादा ब्रॉड और मजबूत करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा। अगेन ये एक स्टार्ट है, इंप्रूवमेंट आएगी। 1-2 चैप्टर और बढ़ जाए, यकीन करो इतनी इंप्रूवमेंट आएगी, तुम लोग खुद कहोगे। अब इसके लिए पास पेपर करेंगे ना, तुम लोगों को बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसका पास पेपर ना तुम लोगों का जहन खोल देंगे। इसके पास पेपर जो मैं कहूंगा कि जब गलत होंगे ना तुम लोगों को, मैं कहूंगा इसको दोबारा करो। हम इसके पास पेपर में सबसे ज्यादा टाइम लगाएंगे। इस चैप्टर को मैं सबसे स्लो पढ़ाता हूं, सबसे स्लो। क्यों? इसी वजह से कि सारा गेम इसमें है। सारा गेम, जो इसको पढ़ना सीख गया वो लॉ पढ़ना सीख गया, जिसने इसके पास पेपर कर लिए उसने पूरे लॉ के पास पेपर कर लिए। तो आखिरी बात क्या है इसके अंदर? रजिस्ट्रार मे गिव डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ नेम इफ इट इज इन द वायलेशन ऑफ द सेक्शन। ये मैंने पूरा ब्रीफ कर दिया। इसके इस सेक्शन में ये कह रहा है, पहली 2 लाइनों में ये कह रहा है कंपनी जो है कोई भी लॉफुल एक्ट कर सकती है, बिजनेस कर सकती है, और उससे कनेक्टेड कोई भी ट्रांजैक्शन जो है कर सकती है इन अटेनिंग दोज बिजनेस एक्टिविटी। जैसे मैंने कहा मेरा काम क्या है, मेरा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मेरा चावल का काम है, सही है? मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत होता है, ऑल ओवर पाकिस्तान मुझे पहुंचाना पड़ता है। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा करता हूँ, मैं अपने ट्रक खरीद लेता हूँ, मैं खुद पहुंचा दूंगा। अब ये क्या है? ये एनसे ट्रांसपोर्टेशन जो मैं अपनी खुद कर रहा हूँ, दिस इज एन एंसिलरी एक्टिविटी एंड इंसिडेंटल टू कैरी ऑन माय बिजनेस। ये मेरा बिजनेस नहीं है, लेकिन इसको करने के लिए मैं ये चीज कर रहा हूँ। दिस इज नॉट माय बिजनेस। इसके बाद हमने आगे क्या पढ़ा? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो है वो मेमोरेंडम के अंदर मेंशन्ड होना चाहिए, और वो जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो आपका मेंशन्ड है वो नाम के साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दी, अगर आपका काम सीमेंट का है और आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस सीमेंट है, लेकिन आप नाम में लिख रहे हैं एबीसी फूड्स, तो क्या ये कमेंसुरेट कर रहा है? नो सर, ये कमेंसुरेट नहीं कर रहा। क्यों? लिखा आपने सीमेंट है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, और नाम आपका फूड को दिखा रहा है कि आप कोई फूड कंपनी है, तो ये कमेंसुरेट नहीं कर रहा। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है वो कह रहा है कोई भी चेंज हो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में तो आप क्या करें? रिपोर्ट करें टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ चेंज। डेट ऑफ चेंज क्या होगी? डेट ऑफ रेजोल्यूशन होगी, लिख लो अपने पास। डेट ऑफ चेंज विल बी द डेट ऑफ रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। लिखो रेहान, डेट ऑफ चेंज जो होगी वो डेट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन होगी। अच्छा जी, डेट ऑफ चेंज जो होगी वो क्या होगी? डेट ऑफ रेजोल्यूशन होगी। वो कह रहा है कोई भी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में चेंज आए तो आप रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करेंगे, और रजिस्ट्रार चाहे तो आपको चेंज ऑफ नेम भी कह सकता है। वो मैंने फिर आप लोगों को एग्जांपल दे दी। अगर मेरे ये चारों प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस थे, राइस, वीट, पल्स, मिल्क, सॉरी चारों लाइन ऑफ बिजनेस थे, इसमें से एक प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कौन सा था? पहले राइस था। राइस का कारोबार नहीं चला, मैंने ठप हो गया, तो मैंने अब वीट को कर लिया प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। क्या यहाँ पे नाम चेंज करने की जरूरत है रैयान? नो सर। क्यों? ये भी फूड था, ये भी फूड था, पहले भी मेरे यही लाइन ऑफ बिजनेस थे और अभी भी यही लाइन ऑफ बिजनेस है, ये सारे फूड थे, इसमें से मैंने जो है फूड ही रखा, सही है। हाँ, अगर इसमें सीमेंट का कारोबार मैंने शुरू कर दिया, मैंने कहा यार अपॉर्चुनिटी अच्छी है, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत चल रहा है, आओ एक सीमेंट की फैक्ट्री लगा देते हैं, सही है।
अब ये और सीमेंट की फैक्ट्री लगा के प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मेरा क्या बन गया, सीमेंट बन गया। क्या अब ये नाम सही है? नहीं सही है। यहाँ पे इसके ये एक एग्जांपल है जिसमें रजिस्ट्रार कहेगा आपको कि भैया अब अपना नाम चेंज कर लो, ये नाम तुम्हारा कमेंसुरेट नहीं कर रहा विद द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। सही है बच्चों, रिपीट कर दिया, आगे बढ़े। चलें जी, वेरी गुड। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अगेन स्लो स्लो पढ़ेंगे हम, कोई जल्दी नहीं है, हमारे पेपर अभी हुए हैं, कोर्स में बहुत टाइम है, भी पेपर्स में सुकून से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी की हमें जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आज पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस इटसेल्फ क्या होता है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, अगेन इस तरह की चीजों को ना अगर आप टेबुलर फॉर्म में कर लेना तो बहुत आसान हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। अब प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को जो है हम कर भी लेते हैं। यहां कहेगा हायर ऑफ, हायर ऑफ क्या, रेवेन्यू और एसेट्स, सही है। और आइए पढ़ भी लेते हैं इसको। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मींस द बिजनेस इन विच सब्सटैंशियल एसेट्स आर हेल्ड। सब्सटैंशियल का क्या मतलब है? ज्यादातर, मोर देन 50 नहीं, ज्यादातर। सब्सटैंशियल एसेट्स आर हेल्ड और लाइकली टू बी हेल्ड। क्यों कह रहा है लाइकली टू बी हेल्ड बच्चों? जवाब दो। उस्मान, राहत, तलाल और रैयान और अब्दुल्ला, जवाब दो क्यों कह रहा है लाइकली टू बी हेल्ड। अगेन देखो, जितना अच्छा कॉन्सेप्ट होगा उतना कम रट्टा मारना पड़ेगा। मैंने आप रट्टे में होगा भी यार लाइकली भूल गया, शिट यार इस दफा लाइकली लिखना भूल गया। जब पता होगा कॉन्सेप्ट खुद ब खुद अल्फाजात आ जाएंगे। बताओ जल्दी से, क्यों कह रहा है लाइकली टू बी हेल्ड? गलत, लीज हो सकता है, नहीं नहीं बिल्कुल गलत। तलाल, अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है तो उस केस में लाइकली टू बी हेल्ड होगा। हाँ, अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, कैसे बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ? नाम तो रखते हैं ना पहले, नाम पहले, हाँ नाम पहले रखते हैं, इसके बाद क्या? जैसे आपको पता होगा कि भाई ये बिजनेस जो है हमारा सब्सटैंशियल एसेट्स हेल्ड करेगा। नहीं, आप सही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, दोबारा एक्सप्लेन करो। अरे बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। नाम रख रहे हैं, क्या नाम रख रहे हैं? साल के तौर पे नाम रख रहे हैं से क्या मतलब है? बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? सर चेंज ऑफ नेम अभी हुआ नहीं है इफेक्ट। चेंज ऑफ नेम नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत। बताओ, तुम बताओ दोबारा। अभी अगेन सोचो सोचो सोचो, ऑनलाइन वाले बच्चों तुम लोग भी सोचो, जवाब दो मुझे, मुझे जवाब चाहिए और सही जवाब चाहिए मुझे। एक्सपेक्टेड हो इसके एसेट, नहीं गलत, रात गलत। एक्सपेक्टेड क्यों हो, वही तो पूछ रहा हूं, क्यों कह रहा है लाइकली टू बी हेल्ड? मैं एक लफ्ज सुनना चाह रहा हूं जो तुम लोग नहीं बता रहे मुझे। सर एक्टिविटी ऐसी हो जिसके लिए एसिड बाद में पढ़े, गलत। ट्राई अगेन तलाल, अगेन जितना एक्सप्लोर करेंगे दिमाग को उतना ज्यादा कोई जवाब आएगा जहन में। जितना ज्यादा जवाब आएंगे, गलत आने दो कोई बात नहीं, कोई जिल्लत नहीं हो रही, पढ़ पढ़ के सीखेंगे इंशाल्लाह। जब अगले चैप्टर में जाएंगे इससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जब कोर्स एंड हो जाएगा बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बताओ अब्दुल्ला, रेयान क्या हो गया बेटा? अभी तो रमजान भी नहीं आया, अभी से दिमाग सो गया। तुम्हारा जवाब थोड़ा थोड़ा सही है लेकिन तुम सही मुझे जवाब कंक्लूड नहीं कर रहे, तुम्हारी ड्राफ्टिंग सही नहीं है। तुम अपने कहीं भी बात जो है ना उतार नहीं पा रहे उर्दू में ही, तुम्हें सेंटेंस नहीं बनाना आ रहा। बनाओ जल्दी। मुस्तकबिल नहीं है कुछ भी इसका, मुस्तकबिल मुताबिक, अच्छा सॉरी, बताओ जल्दी, क्या हो गया यार? किस चीज का? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के उसका चेंज का। चेंज कहां से आ गया इसके अंदर? अरे बाबा हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले क्या होता है? नेम रिजर्व होता है, सही है। कितने दिनों के लिए होता है? 60 दिनों के लिए। उसके बाद 60 दिनों में क्या करना होता है? MOA मेमोरेंडम बनाना होता है, आर्टिकल बनाना होता है, सही है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कहाँ आ रहा है? मेमोरेंडम में आ रहा है। अभी तो कंपनी बनी ही नहीं है, इसका जवाब सही था लेकिन ये कंक्लूड नहीं कर पाया।
अभी तो कंपनी बनी ही नहीं है मेमोरेंडम में, लेकिन आपको प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस डालना है, जब ही कह रहा है लाइकली टू बी हेल्ड। समझे? आया ही नहीं है, कहां से आया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? कनेक्शन बनाओ ना। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कहां आता है? मेमोरेंडम में। मेमोरेंडम कब बनता है? पहला मेमोरेंडम जब नेम रिजर्व होने के बाद जो 60 दिन का टाइम है, अभी तो कंपनी नहीं बनी, मेमोरेंडम बना है सिर्फ। अब ये जाएगा इसके बाद रजिस्ट्रार के बाद, फिर वो देगा आपको COI। अभी कंपनी कहाँ बनी है? अगेन ये सेक्शन हम पढ़ते हुए जाएं तो ये पढ़ा के मैं भी निकल जाऊं, लेकिन अगेन आपसे सोचवाना है ये सारी चीजें। समझ में आया क्यों लाइकली टू बी हेल्ड लिखा है? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया क्यों लाइकली टू बी हेल्ड है? चलें, वेरी गुड, सही है। प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस में क्या कह रहा है? मींस द बिजनेस इन विच सब्सटेंशियल एसेट्स आर हेल्ड और लाइकली टू बी हेल्ड। अब नहीं भूलोगे तुम लोग लाइकली टू बी हेल्ड को। अगेन जितना अच्छा ये लॉ पढ़ोगे ना, उतना अच्छा CFF का लॉ भी पढ़ पाओगे, उतना ही अच्छा टैक्स पढ़ोगे। लाइकली टू बी हेल्ड और सब्सटेंशियल रेवेन्यू इज अर्न्ड और लाइकली टू बी अर्न्ड। लाइकली टू बी अर्न्ड वही है कि अभी तो नहीं पता, अभी तो कंपनी नहीं बनी, रेवेन्यू कहां से आ गया। लेकिन आपको लग रहा है कि यार मैं ज्यादा बड़ा प्लांट इसका लगा रहा हूं या इसका लगाऊंगा, सही है, इनके छोटे प्लांट लगाऊंगा, इसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, ये जो है इसका प्लांट ज्यादा लगा रहा हूं तो एसिड ज्यादा वैल्यू क्यों होंगे इसके, तो ये मेरा PLOP होना चाहिए। हाँ, अगर बाद में कैलकुलेशन आउट हो गई तो फिर आप ऑल्ट्रेशन कर लेंगे मेमोरेंडम में। ये एक सवाल आ सकता है, अभी करवाता हूं तुम लोगों से। अच्छा याद आया, ये सवाल आते हैं ना मेरे सारे, तुम लोग लिख रहे हो ना, लास्ट वाला सवाल लिखा था पूरा प्रॉपर क्वेश्चन फॉर्म में लिखना, क्वेश्चन फॉर्म में लिखना, और सेशन एंड होने के बाद मुझे दे भी देना ताकि अगली क्लास में भी मैं कराऊं उसको अगले बच्चों। मैंने एक बच्चे को बोला था आज से 1.5 साल पहले, मैंने कहा था देखो वो बड़ा अच्छा स्टूडेंट था, तो उसको मैंने कहा था तुम सारे लिखो मुझे देना, पता नहीं उसने लिखे नहीं लिखे, मैंने भी नहीं मांगे, लेकिन वो लिखता था वैसे। चलें, क्या कह रहे हैं? Are held or likely to be held or substantial revenue is earned or likely to be earned by a company whichever is higher। अब मुझे जवाब दें आप लोग, आप लोग जवाब दें। राइस, ये लिखा हुआ है, राइस, व्हीट, पल्स, मिल्क, सीमेंट को हटा देते। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बताना क्या है? ये आ गए इनके, ये आ गए इनके रेवेन्यू, रेवेन्यू यहां आ गए, R से रेवेन्यू है और एसिड्स A से है, सही है। 100 सही है, 120, 140, 180 सही है, 190 और 80, 170, 188। बताओ इसमें प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कौन सा है? तुम बताओ अब्दुल्ला, बताओ इसमें। चलो एक और जवाब भी आ गया, राइस का है, राइस के लिए एक और वोट आ गया। सबसे आखिरी वाला कौन सा? मिल्क, दूध। अब ये नहीं होना पाउडर वाला है सर या लिक्विड है। सर ये मिल्क शायद मिल्क है। चलो मिल्क पे एक वोट आ गया, एक वोट मिल्क पे आ गया, 2 नहीं 3 राइस पे आ गए। और आप बताओ उसामा, उस्मान क्या नाम है आपका? उसामा है, उस्मान है? उस्मान आप बताइए क्या कहेंगे आप? चलें, राइस, राइस का एक और वोट आ गया, 4। बिल्कुल सही जवाब है, राइस है। इंडिविजुअली देखो, अगर देखा है, वो कह रहा है ओवरऑल किसका सबसे बड़ा फिगर है, नंबर किसका सबसे ज्यादा बड़ा है। अब यहां अब देखो, ये नहीं कि रेवेन्यू 180 यहां पे है और इसको प्लस करके कर दिया, नहीं, वो कह रहा है या तो रेवेन्यू या तो एसेट्स। सही है, समझ में आया? चाहो तो एग्जाम्पल को नोट भी कर लेना, जब भी जो है एसेट इसके ज्यादा है, इसके रेवेन्यू ज्यादा दे, सही है, इसके रेवेन्यू सबसे कम दे, इसके एसेट ज्यादा है, इसके एसेट जो है कम है। ओवरऑल सबसे बड़ा नंबर कितना है? 190। दिस इज द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, राइस रहेगा। सही है, वेरी गुड।
कोई कॉपी कर रहा है तो कर ले, अगर किसी को कॉपी करना है तो कर ले जल्दी से, क्विकली। वो कहाँ गए तुम लोग के दो दोस्त आए थे? वो सर ऐसे ही आए थे। नहीं तो वो लोग पेपर देंगे क्या सबक? पता नहीं, वो बहुत कम आता शिकुटी का बस हाँ होता आता है। चलो बढ़ जाए आगे। आगे क्या कह रहा है? अ कंपनी शैल नॉट इंगेज इन अ बिजनेस व्हिच इज, अब अगर जनरल बात है, कंपनी कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है जिसमें व्हिच इज प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन पाकिस्तान, कोई भी लॉ के प्रोहिबिशन में नहीं होना चाहिए, सही है। रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी लॉ रूल्स और रेगुलेशन, प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट का मैंने पहले ही मतलब बता दिया था। प्रोहिबिट मतलब कि मना, रिस्ट्रिक्ट मतलब कि कोई आपको लिमिट किया हुआ है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो आप करें तो वो जो है आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आमदन एमुनिशन की आपको कंपनी बनानी है, आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस लेना है, रिस्ट्रिक्शन है कि आप नहीं बना सकते, सब्जेक्ट टू अप्रूवल या लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो ले लोगे तो बना सकते हैं। वही कह रहा है इसमें, रिस्ट्रिक्टेड बाय एनी लॉ रूल्स और रेगुलेशन अनलेस नेसेसरी लाइसेंस registration, permission or approval has been obtained or compliance with any other condition has been made। अब मिसाल के तौर पे compliance है कि भाई यार ये जो यहाँ से जो केमिकल रिलीज होगा वो आप शहर में नहीं बना सकते, आप बनाएं तो जाए गांव देहात में बनाएं जहाँ पे 10-10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में कोई आबादी ना रहती हो। अगेन हो सकती है इस तरह केमिकल्स होते हैं यहाँ पे आपकी रिस्ट्रिक्शन होती है, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो वो कह रहा है सब्जेक्ट टू द कंडीशन या लाइसेंस वगैरह अगर आपको चाहिए तो वो आप ले लें कर लें, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। इस सेक्शन को पूरा एक दफा पढ़ लो, फिर मेमोरेंडम स्टार्ट करते हैं। अगेन जहाँ देखो मैंने कोर्स, आप लोग शायद पहली दफा कोर्स पढ़ो, मैंने पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है, मुझे पता है कहाँ टाइम देना है। हम एक लाइन में भी बात वक्त 10 मिनट रुक जाते हैं, बात वक्त बिल्कुल बेकार सी बात है, जनरल बात है तो हम उसको पढ़ते हुए निकल जाते हैं। पर्पस ये है कि सही चीज पे हम हिट करें और सही चीज को हम समझें और उसको प्रॉपर टाइम दें। एक लफ्ज में भी मतलब होगा तो मैं 10 मिनट खड़ा होकर समझाऊंगा, लेकिन अगर पूरी लाइन में कोई मतलब नहीं है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सर मेमोरेंडम के बाद आर्टिकल्स को सबमिट पड़ेंगे? बिल्कुल। आपको क्या एतराज है इस पे? नहीं, अच्छा। चलो जी बढ़ जाए आगे। बढ़ जाए आगे। अब क्या कह रहा है? रमजान के डेज डिसाइड हो गए? नहीं बेटा नहीं हुए, मैं आज इंशाल्लाह कंफर्म कर दूंगा। आज सारे टीचर्स बैठे में और यही चीज़ें डिसाइड हो रही हैं। बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह आज शाम तक मेरी कोशिश होगी, रात तक आप लोगों को रमज़ान के टाइमिंग्स मैं अपने कम्युनिकेट कर दूं। मुझे खुद ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि यार क्या होगा टाइम, मेरा अभी कुछ उनसे बात नहीं हुई है, तो इंशाल्लाह जो है करते हैं इसको, हाँ ना। चलिए अब कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 27। और ये क्या? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये सेक्शन कौन सा है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब देखो मेमोरेंडम को ना वो डिफाइन नहीं करता, ना मेमोरेंडम की कोई डेफिनेशन है, ना मेमोरेंडम को वो कहीं डिफाइन करता है। वो कहता है ये 5 चीजें ले आओ एक डॉक्यूमेंट के अंदर, वो मेमोरेंडम। क्या? नंबर 1 नेम, नंबर 2 रजिस्टर्ड ऑफिस, सही है, रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रॉमिस बता दो, या पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रॉमिस मतलब इस्लामाबाद ISL या जम्मू एंड कश्मीर। सही है, दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज इसके अंदर कहता है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बता दो, सही है। चौथी चीज इसके अंदर कहता है अपनी लायबिलिटी का स्टेटस बता दो कि तुम लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो। मैं लायबिलिटी स्टेटस लिख देता हूं मैं यहाँ पे। 5वीं चीज वो कहता है शेयर कैपिटल अपना बता दो।
मेमोरेंडम की कोई डेफिनेशन नहीं है, किसी भी कंपनी का उठा के देख लो, इन 5 चीजों के अलावा कोई भी उसके अंदर नहीं दिखेगी आपको लाइन। सिर्फ ये 5 चीजें एक जगह एक कागज पे कर दो, दिस इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। सही है, लिख लो इसको हिफ्ज कर लो। अगेन ये याद करने वाला सेक्शन नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, देखो जो चीजें याद करने वाली नहीं मैं खुद बता रहा हूं, उसको याद नहीं करना। जैसे मैंने सेक्शन 22 to 24 बताया था, वो बेकार सा सेक्शन है, उसको जिंदगी में कभी नहीं पढ़ना। सही है, इसी तरह सेक्शन 27 को बस ये चीजें समझ लो कि इसके अंदर आता क्या है। सेक्शन 27 का पहले और 500 पॉइंट सेम नहीं हो रहा, इसमें पहले पॉइंट में भी लिखा हुआ है लिमिटेड मेंशन करो और 500 पॉइंट। अरे नहीं ना अभी पढ़ा कहाँ रहा हूँ, अभी पढ़ाया कहाँ है मैंने, अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी तो लिखो, तो अभी तो पढ़ाता हूँ। ऑफ कर दे 1 महीना, वाह क्या सजेशन है, रमजान के महीने में कह रहे हैं ऑफ कर दे। एक तो मजे में एसी में बैठ के घर में क्लासें ले रहे हैं आप ऑनलाइन, और ऊपर से वो भी कह रहे हैं कि वो भी ऑफ कर दे। ये हमारे एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छे, नाइस सजेशन। अच्छा जी, कर लिया नोट, हो गया, आइए पढ़ भी लेते हैं। नेम ऑफ द कंपनी शुड बी मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विद द फॉलोइंग लास्ट वर्ड। भाई ये जो है ना, नाम पूरे लिख के बता रहा है कि पब्लिक कंपनी होगी तो किस तरह लिखेंगे, लिमिटेड लिखेंगे आखिरी वर्ड, प्राइवेट कंपनी होगी तो प्राइवेट लिमिटेड लिखेंगे आखिरी वर्ड, सिंगल मेंबर कंपनी होगी तो एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड लिखेंगे आखिर एज द लास्ट वर्ड, गारंटी लिमिटेड होगी तो गारंटी लिमिटेड लिखेंगे, अनलिमिटेड होगी तो अनलिमिटेड लिखेंगे। वो लिमिट उसका 5वें पॉइंट से कोई ताल्लुक नहीं है। पहले पॉइंट में वो नाम लिखना सिखा रहा है, मेरे बच्चे नाम लिखना सिखा रहा है, समझे। पहले पॉइंट में अगर लिमिटेड लिखेंगे तो हमें तो वैसे ही पढ़ के नहीं ना, पढ़ के पता चल जाएगा, लेकिन वो कह रहा है मेंशन भी तो करो तो भाई लाइबिलिटी लिमिटेड है, पढ़ के कैसे, आपको बोलते हो रेहान है मेरा नाम, तो कोई बंदा सीएनएससी मांगे तो वो नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना रेहान है, अब वो बोलेगा ना भाई सीएनएससी तो दिखाओ ताकि देखो तो उसमें लिखा हुआ जी, बता सकते हैं ना, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, वो उसमें आएगा ना। पॉइंट नंबर कौन सा है, शेयर कैपिटल वाले में आएगा ना, 6वां पॉइंट देखें, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल में आ जाएगा ना वो। अगर गारंटी लिमिटेड है तो वहां गारंटी की अमाउंट आ जाएगी। और अगेन मैं सेक्शन 27 देखें, ये मैंने जर्नल बताया, अभी हम पढ़ रहे हैं, ये क्या लिखा है सेक्शन 27 मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, 28 क्या है लिमिटेड बाय गारंटी, 29 क्या है अनलिमिटेड। इन तीनों में जो मेजर फर्क है वो इस पॉइंट का है, इसका सही है। और इसमें भी आएगा, अगर वो गारंटी वाला है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो ज़ाहिर है वहां पे शेयर कैपिटल नहीं होगा, सही है। आइए अब इसको पढ़ें, सही है। नंबर 2 में कह रहा है फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज द प्रोविंस और पार्ट ऑफ अ पाकिस्तान not forming part of a province as the case may be in which the registered office of the company is to be situate। अब पता is to be क्यों लिखा है, is to be situate क्यों लिखा है, ये क्यों नहीं लिखा कि situated, तो जहाँ बनी कहाँ है, क्या हो गया रेहान, अभी तो जवाब दिया है, बीच में ना हाँ क्या हो गया रेहान, ये तो अभी बनी का है कंपनी, is to be situate सही है। रजिस्टर्ड ऑफिस बता देंगे, उसमें क्या बताएंगे, प्रोविंस बताएंगे या पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोविंस, प्रिंसिपल है ना बिजनेस बता देंगे, प्रिंसिपल है ना बिजनेस, हमने पढ़ लिया क्या होता है। कंपनी शैल ऐड एन अंडरटेकिंग, अब अगर अंडरटेकिंग कोई अंडरटेकिंग साथ में लग जाती है, एक पेज होता है जिसको साइन कर देते हैं, एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन इन दैट मेमोरेंडम, सही है। अंडरटेकिंग होगी, क्या अंडरटेकिंग होगी मैं बता देता हूँ। अंडरटेकिंग होता है कि भाई हमने जो कंपनी बना रहे हैं एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट, एज पर द कंपनीज एक्ट है रूल्स एंड रेगुलेशन, सही है। कोई हम गलत काम नहीं कर रहे, लॉफुल एक्टिविटी है, ये वो सारे अंडरटेक करके उसको साइन कर देते हैं सब्सक्राइबर, सही है। इसके बाद क्या कहते हैं, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड। अनलिमिटेड क्यों नहीं लिख रहा है इसके अंदर यार, अनलिमिटेड भी तो हो सकती है, गारंटी लिमिटेड भी तो, वेरी गुड, सही है, अनलिमिटेड का आगे आएगा। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विथ विच द कंपनी proposes to be registered and the division thereof into the shares of a fixed amount, सही है। अच्छा जहां भी वर्ड शेयर कैपिटल होना ये ऑथराइज कैपिटल होता है, ऑथराइज कैपिटल कहलाता है ये।
जहां भी वर्ड शेयर कैपिटल इस्तेमाल हो इट मींस ऑथराइज कैपिटल, वरना वो पेड अप लिखेगा, पेड अप शेयर कैपिटल लिखेगा वो। ये जो है ऑथराइज कैपिटल की बात हो रही है इसके अंदर। हाँ क्यों नहीं हो सकता, ऑथराइज भी हो सकता है, पेड अप भी हो सकता है, सब हो सकते हैं। जी ऑल्ट्रेशन कराओ मेमोरेंडम में, सब हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे ना, आगे पढ़ेंगे। नो सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम शैल टेक लेस देन 1 शेयर एंड ईच सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम शैल राइट अपोजिट टू हिज नेम द नंबर ऑफ शेयर ही एग्रीज टू टेक। सब्सक्राइबर कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कंपनी बना रहे होते हैं। मेंबर की डेफिनेशन जब आप इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें 2 लोगों को वो मेंबर कहता है। एक को कहता है सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, सही है, और दूसरे को कहता है सब्सीक्वेंट शेयर होल्डर, सही है, सब्सीक्वेंट शेयर होल्डर। तुम दोनों ने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बनाई, तुम लोग क्या मेंबर हो? मेंबर की पॉइंट नंबर 1 वाले हो, 2 वाले हो? 1 वाले। तुम लोग सब्सक्राइबर हो, तुम लोग भी शेयर होल्डर हो। ऐसा नहीं कि शेयर होल्डर नहीं हो, शेयर तुम्हारे पास भी, लेकिन तुम सब्सक्राइबर के थ्रू मेंबर बने हो, सही है। तुम जो है ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, सही है, तुमने कहा भाई मैं अपने शेयर्स बेच रहा हूं, तुमने मुझे शेयर्स बेच दी, सही है। ऑस्ट्रेलिया मत चले ना, यहीं रहना, सही है, दिमागी तौर पर यहीं रहना। तो ये इसने मुझे शेयर बेच दिए, अब मैं क्या, मैं सब्सक्राइबर हूँ? नहीं सर, सब्सिक्वेंट शेयर होल्डर हूं मैं। ये मेंबर हट जाएगा, ये तो हट जाएगा, लेकिन ये सब्सक्राइबर रहेगा जब तक कंपनी जिंदा है, सब्सक्राइबर ही है। सब्सक्राइबर तो एक रहता है ना, देखो उसको उसके बाद प्रॉफिट नहीं जाएगा, उसका नाम रहेगा मेमोरेंडम में कि ये सब्सक्राइबर था। जैसे पाकिस्तान जो कायदे-ए-आज़म ने बनाया, कायदे-ए-आज़म ही फाउंडर रहेंगे, वो हयात हैं या नहीं है। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान तो कोई भी जब भी पूछा जाएगा यू विल से कायदे-ए-आज़म, आप इमरान खान या जरदारी का नाम नहीं लेंगे, सही है। तो आप फाउंडर ऑफ पाकिस्तान में कायदे-ए-आज़म का नाम लेंगे। इसी तरह सब्सक्राइबर जो होगा, वो जिन्होंने कंपनी बनाई है वो सब्सक्राइबर है। आज वो जिंदा हैं, मर गए, आज वो शेयर होल्डर हैं, नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। के इलेक्ट्रिक वाज फॉर्म इन द ईयर 1913, क्या इसके सब्सक्राइबर जिंदा होंगे आज? इम्पॉसिबल। लेकिन आज भी उसका मेमोरेंडम उठाएंगे तो सब्सक्राइबर में वही लोगों के नाम आ रहे होंगे जिन्होंने इसको बनाई थी। क्लियर हुआ? KSC थी, पता नहीं क्या नाम था, मुझे नहीं पता, 1913 में। शेयर कैपिटल मतलब ऑथराइज कैपिटल, शेयर कैपिटल जब भी लिखेगा मतलब ऑथराइज कैपिटल, सही है, समझ में आ गया? क्या कह रहा था? अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, सॉरी, नो सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम शैल टेक लेस देन 1 शेयर। क्यों लेस देन 1 शेयर क्यों कह रहा है? सब्सक्राइबर वो लोग होंगे जिन्होंने कंपनी बनाई है। अब मिसाल के तौर पे आप दोनों पैसा लगा रहे हैं, आपने मुझे रखा है एक्सपर्टीज की वजह से, आपने कहा हम तुम्हें भी जो है ना सब्सक्राइबर बना रहे हैं, तो कह रहे कम से कम बुरहान को 1 शेयर दे दो, ताकि वो जो रिक्वायरमेंट है कि मेंबर, ताकि वो मेंबर बन जाए। मेंबर बनता है 1 शेयर से ही बन जाता है। आगे आगे हम लोग डायरेक्टर में पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन शेयर का कॉन्सेप्ट। क्वालिफिकेशन शेयर मींस कि 1 शेयर दिया जाए उसको ताकि वो डायरेक्टर बन जाए, मेंबर बन जाए, मेंबर की वजह से वो डायरेक्टर बन सके, सही है, क्लियर है? और फिर कह रहा है कि सब्सक्राइबर जो है मेमोरेंडम के एंड में जो है एक पेज होता है जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, नेम आ जाएगा उसका, CNIC नंबर आ जाएगा, सही है, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे उसके, सही है, और क्या उसका एड्रेस आ जाएगा, सही है, और क्या आ जाएगा, पेड अप वैल्यू वगैरह आ जाएगी। एंड में उसका क्या होगा, जैसे नंबर 1 है, ये सारी चीजें उसकी भरी जाएंगी, एंड में वो साइन कर देगा अपना, सही है। नंबर 2 है, उसकी भी सारी चीजें भरी जाएंगी, वो भी जो है अपना साइन कर देगा। इस तरह ये एक आखिर में एक पर्चा होगा, उस पर सारी चीजें डिटेल आ जाएंगी, उसी को ये बता रहा है, क्लियर है? अब अगेन, अब ये सारी तकरीबन चीजें आगे जाके सेम रहेंगी, हम क्विकली पढ़ लेते हैं क्योंकि जहां चेंज है बस वो पढ़ लेते हैं, सही है। मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या कह रहा है? गारंटी लिमिटेड ऐड हो जाएगा। नंबर 1 पॉइंट देखें। नंबर 2 में रजिस्टर्ड ऑफिस वाला डिट्टो सेम है। नंबर 3 प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस वही वाली बात है। नंबर 4 अंडरटेकिंग, इसमें भी जाएगी। लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड में भी लिमिटेड ही होगी, सही है। फिर क्या रहा है? अच्छा, फिर नंबर 6 और 7 जो है इसका पढ़ते हैं, 1 से लेके 5 तक एक दफा रीड कर लें। आज यार ये लोग बिल्कुल ना ओगलाए में, 1 से लेके 5 तक रीड कर लें एक दफा अपनी तसल्ली के लिए।
नहीं यार, मुझे चाय का मैंने 1 आधे घंटे पहले बोला था उसको। सामान मंगवाने को बोला है। नहीं इस्तेमाल पढ़ लिया। ऑनलाइन वाले तुम लोग भी बताया करो, पढ़ा नहीं पढ़ा यार। चाय यार, हाँ नहीं चाय भी तो बोलो। अच्छा खाना खा रहे हैं, चलो चलो सही है। अच्छा नंबर 6 पढ़ते आओ। अच्छा गारंटी लिमिटेड ना 2 तरह की होती है, एक होती है हैविंग शेयर कैपिटल, एक होती है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर हैविंग शेयर कैपिटल होगी तो उसके अंदर शेयर कैपिटल मौजूद होगा, जाहिर सी बात। जब भी हैविंग शेयर कैपिटल है तो उस केस में वो बोलता है कि भाई वाली बात जो उसने पीछे करी थी कि शेयर कैपिटल बता दो अपना। क्या बता दो इसके अंदर? 2 बातें। नंबर 1 क्या कि अपना शेयर कैपिटल बताओ, और इसका बता दो कि इसका वो फेस वैल्यू क्या है। सही है, फेस वैल्यू नंबर ऑफ शेयर। शेयर कैपिटल तो ये पूरा अमाउंट हो गई ना, सही है। ये मिसाल के तौर पर 100 है, 100 मिलियन है, सही है। फेस वैल्यू 10 रुपए की है, और ये कितने मिलियन शेयर होंगे? 10 मिलियन शेयर होंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 बन गया। नहीं जरूरी नहीं है तो यार नहीं, वो मार्केट वाली होती है मुन्ना, उस दिन भी पहली क्लास में मैंने बताया था। ऐसा हो तो रोजाना फिर चेंज हो रहा होगा मेमोरेंडम, सही है। तो क्या कह रहा है? हैविंग, अगर हैविंग शेयर कैपिटल है, अगर हैविंग शेयर कैपिटल है तो उसमें क्या होगा? ये होगा। अगेन हम रीड भी करते हैं अभी, पहले यहां से देख लो। अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो वहां पे वो अमाउंट आएगा जो वो अंडरटेक कर रहा है मेंबर के कंट्रीब्यूट करेगा। अंडरटेक क्या कर रहा है? किस चीज का कंट्रीब्यूट करने पर। कब करेगा कंट्रीब्यूट? वाइंडिंग अप। और लायबिलिटी उसकी कब तक रहेगी? लायबिलिटी उसकी कब तक रहेगी? 1 ईयर, टिल 1 ईयर, 1 ईयर आफ्टर ही सीजेस टू बी अ मेंबर। इसको पढ़ लो, कॉपी कर लो, फिर इसको आगे समझते हैं। इसको पढ़ो, कॉपी करो, आगे समझते हैं इसको। पहले पढ़ो, फिर आगे इसको मजीद रीड करते हैं। गारंटी लिमिटेड या तो हैविंग शेयर कैपिटल होगी या नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर हैविंग शेयर कैपिटल है तो जिस तरह बाकी कंपनियों में होता है उसमें भी आप बता दें कि कितना शेयर कैपिटल है, कितनी फेस वैल्यू है, और कितना जो है उसका नंबर ऑफ शेयर्स है। अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो उसमें जो है आपको क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा कि मेंबर कितना अंडरटेक कर रहा है कि वो कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। और लायबिलिटी कब तक रहेगी? अप टिल 1 ईयर या अप टू 1 ईयर आफ्टर ही सीजेस टू बी अ मेंबर। इसका सवाल देखो इसका सवाल अलग से नहीं आ सकता, किसी सवाल के साथ एक कॉन्सेप्ट टेस्ट हो सकता है। हाँ ना, वही तो कह रहा हूँ, सिनेरियो बेस में इसका कॉन्सेप्ट टेस्ट हो सकता है। ये नहीं, ये तो आप भूल जाएंगे। आपसे पूछेगा मेमोरेंडम बताओ क्या होता है, मेमोरेंडम के अंदर क्या आता है, ये नहीं याद करके जाना। ये सेक्शन कोई भी याद नहीं करना है इसके अंदर से, तो पता होना चाहिए बस क्या होता है। अरे मैंने अभी समझाया कहाँ है, उसे लिखवाया है अभी, अभी समझाऊंगा ना बेटा, अभी तो पढ़ा ही नहीं मैंने। नहीं सीरीज टू मेंबर मतलब मेंबरशिप से खत्म कर दिया, मेंबर नहीं रहा आप। मैं समझाता हूँ अभी इसको, मैं समझाता हूँ, इसको कॉपी कर ले और सिर्फ पढ़ ले। मैं समझा रहा हूँ उसको, मैंने समझाया नहीं है। कर लिया कॉपी? वाइंडिंग अप जल्दी से कॉपी कर लिया करो, वरना मैं भी भूल जाता हूँ क्या लिखा हुआ है। शुक्रिया। अरे पानी को भी भर दें। चलें बढ़े, आ जाओ। अब क्या कह रहे हैं, आओ इसको गौर से पढ़ते हैं और इससे तुम लोगों से सवालात भी करते हैं। अमाउंट डेट ईच मेंबर, अब गौर से सुना अब्दुल्ला, undertakes to contribute
अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट, ये प्रेजेंट टेंस में लिख रहा है, क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम भी बन रहा है। मेमोरेंडम बन रहे नहीं, बन रहा है। नहीं बन रहा है, सही है, इसका दूसरा जवाब है। अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट क्यों लिख रहा है, क्यों ऐसा लिख रहा है कि कोई आगे की बात कर रहा है? चलो हिंट भी दे दी, जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी तब की बात होगी। वाइंड अप होगी जब का कह रहा है ना, आगे की बात कर रहा है। अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट क्यों करेगा? undertakes to contribute towards the assets of the company in the event of its being wound up while he is a member or 1 year within 1 year afterwards। सही है, क्या कह रहे हैं? ड्यूरिंग हिज मेंबरशिप, सबसे पहला क्या बोला? ड्यूरिंग हिज मेंबरशिप एंड प्लस 1 year आफ्टर मेंबरशिप। वही आप सीरीज लिखे, मैं तो चार्ट बनाने के लिए लिख रहा हूं ताकि इसको आप नोट कर लें। 1 year आफ्टर मेंबरशिप या 1 year आफ्टर सीरीज टू मेंबर। लेवल तो होगा, लेकिन किन चीजों के लेवल होगा, आइए नीचे पढ़ते हैं। पेमेंट ऑफ द डेट्स, अब यहाँ जरा कान और दिमाग और आंखें सब खोलें और खड़े करें। पेमेंट ऑफ द डेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर ही सीजेस टू बी अ मेंबर and the cost, charges and expenses of winding up and for adjustment of rights of contributories among themselves। पहले पॉइंट में लायबिलिटी की ड्यूरेशन बताओ अब्दुल्ला, और सेकंड पॉइंट में लायबिलिटी की ड्यूरेशन बताओ, कब से कब तक लायबिल होगा। इसके बाद रेहान बताएगा। पहला पॉइंट पेमेंट ऑफ डेट्स एंड लायबिलिटी। हाँ, पहले पॉइंट में, बुलेट पॉइंट में और दूसरे बुलेट पॉइंट में लायबिलिटी की ड्यूरेशन बताओ मुझे। ड्यूरेशन कब से कब तक लायबिल होगा, आप लोग भी बताइए। पहले वन में जब उस वक्त की बात है जब उस ड्यूरेशन अंदर वो मेंबर है, पहले पॉइंट में इसमें बोला ना कि बिफोर ही सीरीज टू में मेंबर। अच्छा, दूसरे में कॉस्ट अगर वाइंडिंग अप हो गई तब एक साल के वो मेंबर था, मिसाल के तौर पे जनवरी 2022 में मेंबर था, वाइंडिंग अप हो रही है मई 2022 में, तो क्या वो लायबिल होगा एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप के लिए? तो एक लिखा हुआ है कि वो 1 साल का टाइम होता है वाइंडिंग अप। 1 साल का टाइम होता है, सीज होने के बाद। हाँ, तो इस केस में क्या होगा? ये सीज की डेट है, लिख भी देता हूँ, ये वाइंडिंग अप की डेट है। बताओ, ऑनलाइन वाले ही बताओ, क्या लायबिल होगा? Yes. क्यों होगा? Within 1 year, उसमें ये बोला है कि after series to be a member or within 1 year afterwards। Within 1 year afterwards। ये 1 year afterwards के अंदर 1 year afterwards, सही है। चलो, एक जवाब आ गया, ये जवाब आ गया। एक लोन मैंने लिया था, डेट सेम रहेंगी, सीरीज की डेट सेम है। लोन मैंने लिया था फरवरी 2022 को, डिफॉल्ट कर गया मैं नवंबर में, गारंटी लिमिट डिफॉल्ट कर गई नवंबर में। बताओ, क्या ये बंदा लायबिल होगा? क्यों? क्योंकि उसको मेंबर नहीं था, इसी टू बी मेंबर जनवरी 2022 और 1 फरवरी। ये कहाँ लिखा है? तो ये पॉइंट नंबर 6 के पार्ट ए में लिखा है। क्या लिखा है? पेमेंट ऑफ डेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर ही सीजेस टू बी अ मेंबर। हाँ, तो सीरीज टू बी, तो जो है देखो ना, आ तो गया नवंबर में, सिर्फ हाँ और नवंबर में डिफॉल्ट। नवंबर में डिफॉल्ट किया है। अच्छा, लायबिल होगा नहीं होगा? तुम उसने जवाब दे दिया, तुम दो। तो ये उससे तो कनेक्टेड नहीं है ना? उससे कनेक्टेड नहीं है? हाँ, बिल्कुल कनेक्टेड है। वो वाइंडिंग अप का केस था, ये डिफॉल्ट का केस है। लेकिन सी जनवरी में उसने सीज जनवरी में सीज हुआ, लोन कंपनी ने फरवरी में लिया, डिफॉल्ट कर गई नवंबर में। हाँ, नहीं होगा लायबिलिटी उसके बाद, सीज होने के बाद। फिर लोन अगर जनवरी से पहले लिया जाता तो उसके लिए वो लायबिल होता, लेकिन हाँ। जनवरी में वो जब हट गए मेंबर से, तो इसमें 1 ईयर की कंडीशन नहीं है, 1 ईयर आफ्टरवर्ड्स की। इसमें लोन उसके सीज होने से पहले। और इसमें क्या, इसमें क्या है? इसमें लायबिल होगा वो? इसमें होगा क्योंकि अंडर 1 ईयर में वो फॉल कर रहा है, उसमें लोन स्पेसिफिकली बताया कि सीज होने के बाद। तुम बताओ, इसमें क्या होगा? एक्सपेंसेस के लिए वाइंडिंग अप के लायबिल होगा? सर होगा। क्यों? 1 साल। 1 साल। वेरी गुड, दोनों जवाब बिल्कुल सही है। इसके अंदर वो कह रहा है
कि वो डेट्स एंड लायबिलिटी जो कि की गई हो ड्यूरिंग हिज मेंबरशिप, वो उनके लिए वो लायबिल होगा 1 साल तक, वरना अगर वो जो है उसके सीज होने के बाद की गई है तो लायबिल नहीं होगा। लॉजिकल बात है यार, एक चीज में उसका डिसीजन मेकिंग में वो था ही नहीं, कोई वो उसमें पार्ट एंड पार्सल ही नहीं था, वो क्यों खमियाजा भुगते। वाइंडिंग अप के एक्सपेंसेस का डिसीजन मेकिंग से ताल्लुक नहीं है। वाइंडिंग अप अगर हो गई, हम आगे आके पढ़ेंगे भी वाइंडिंग अप कब कब होती है। वाइंडिंग अप में वो कह रहा है देखो यार, वाइंडिंग अप तो एग्जिस्टिंग मेंबर्स ने भी खुद नहीं की होगी, हो सकता है वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, हो सकता है वाइंडिंग अप बाय क्रेडिटर हो रही हो, तो इसमें जो है वो उसको लायबिल कर रहा है अप टू 1 ईयर आफ्टर द डेट इज सीज्ड टू मेंबर। इसमें वो कह रहा है भाई ये तो करे कोई भरे कोई वाली बात हो जाएगी ना इसमें यार। तुम दोनों ने गलती करी, लोन लिया गलत टर्म्स पे, नहीं रीपे कर पाए, पैसा सही लगा नहीं पाए, भंडे मारे, खा गए, मैं क्यों भरूं? मैं तो नहीं भरूंगा ना भाई, लॉ मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। हाँ, अगर हम तीनों ने मिलकर, मिसाल के तौर पे ये फरवरी की जगह ये होता नवंबर 2021, तो फिर मैं लायबिल होता। क्यों? क्योंकि मैं खुद भी पार्ट एंड पार्सल था उस लोन का जब ये हुआ। सही है, तो लॉ आपको यहाँ प्रोटेक्शन दे रहा है, कवर दे रहा है। यहाँ पे आपको कह रहा है तो कंपनी ही बंद हो रही है तो अब दे दो तुम जो था तुम्हारा। अब ये कह रहा है एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स ऑफ कंट्रीब्यूटरीज। एक सवाल क्या आ जाए, एक्सपेंसेस के लिए क्राइटेरिया बन गया, वेल डेट्स एंड लायबिलिटीज का क्राइटेरिया उसकी मेंबरशिप। वेरी गुड, बिल्कुल सही रहा, यही जवाब था। अच्छा, इसके बाद कह रहा है एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स ऑफ कंट्रीब्यूटरीज। मोबाइल रख दो, बोलो बोलो। अगर मैंने दिसंबर 21 में हम तीनों ने लोन लिया, दिसंबर 2021 में, चलिए एग्जांपल के लिए नवंबर 2021 में हम तीनों ने लोन लिया, फिर मैंने दिसंबर में कंपनी लीव कर दी, मेंबरशिप लीव करी, मेंबरशिप। हाँ, और अगले साल दिसंबर में जब हम रिपोर्ट करें तो मुझे तो 1 साल हो गया लीव करे, तो मैं मुझे लोन देना जरूरी होगा। तुम्हें नहीं, अगर 1 साल गुजर गया तो फिर नहीं होगा ना, तो लोन तो हम तीनों ने उसमें लिया गया था ना, तो क्या हुआ? लेकिन 1 साल गुजर गया, 1 साल गुजर गया ना, कंपनी के नाम पे लिया होगा, आपकी आपने पर्सनल थोड़ी लिया है, सेपरेट एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी है ना। सही है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट कह रहा है एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स ऑफ कंट्रीब्यूटरीज। एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स ऑफ कंट्रीब्यूटरीज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल ये है कि कंपनी वाइंड अप हो रही थी, आपने कहा था मैं 20 लाख दूंगा, आपने कहा था मैं 30 लाख दूंगा, मैंने कहा था मैं 50 लाख दूंगा, 1 करोड़ था। सही है। अब्दुल्ला ने कितना कहा? 30, चलो 20। अब्दुल्ला ने कहा 20 लाख। सही है। रैयान ने कितना कहा? 30 लाख। मैंने कितना कहा? 50 लाख। मैंने कहा मैं 50 लाख दूंगा। सही है। अब हुआ क्या, जब पेंडिंग अप का टाइम आया तो रैयान ने कितनी दी है? रैयान ने दे दिए, रैयान ने 50 दे दिए। सही है। अब इसने कितने दिए? इसने दिए 10 दिए इसने। सही है। इसने बुरहान ने कितने दिए? 40 दिए। अब वो कह रहा है एडजस्टमेंट ऑफ राइट ऑफ कंट्रीब्यूटरीज का मतलब ये है कि रैयान के पास ये राइट है कि 10 इससे पकड़े और 10 इससे ले। सही है। जो अग्रीड था, अगर ओवर एंड अबव कहीं दिया है लायबिलिटी आपकी, जो है किसी ने आपको फोर्स करके ले लिया, बैंक में लाओ भी मैं किसी और को नहीं जानता, तुम दो, आप उस वक्त तो दे देंगे, लेकिन बाद में आपका राइट है कि वो आप हम दोनों से रिकवर करें। ये आपको लॉ राइट देता है कि अप टू द अमाउंट मेंशन इन द मेमोरेंडम ही आपकी अल्टीमेट लायबिलिटी है। ओवर एंड अबव आपने कुछ दी है तो वो आप अपने बाकी मेंबर से रिकवर करेंगे। बोले नहीं तो कोर्ट केस करेंगे उन पे। सेक्शन 31 है, इसको भी जिंदगी में आज के बाद नहीं पढ़ना, एक दफा रीड कर लो रैयान जोर से। 29 और 30 तो पढ़ लें पहले। सही है। 29 में क्या चेंज है? नेम ऑफ द कंपनी में क्या होगा? अनलिमिटेड आएगा। 2 में क्या कह रहा है? वही रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है। 3 में वही प्रिंसिपल एंड ऑफ बिजनेस है। अंडरटेकिंग भी वही है। यहाँ लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। इफ द कंपनी है, सॉरी अनलिमिटेड होगी। इफ द कंपनी हैज अ शेयर कैपिटल, द मेमोरेंडम शैल आल्सो स्टेट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद व्हिच द कंपनी प्रपोजेस टू बी रजिस्टर्ड। इसके बाद कह रहा है बोरिंग पावर्स टू बी पार्ट ऑफ द मेमोरेंडम। अब बोरिंग पावर्स में वही कह रहा है भाई लिखा हुआ हो कंपनी की मेमोरेंडम में कि कंपनी लोन ले सकती है, एडवांसेस दे सकती है, या ना लिखा हो, ये कंपनी की बिल्ट इन पावर है कि वो ये सारी चीजें अपने इन ऑर्डर टू रन इट्स बिजनेस वो ले सकती है। सही है। इसका मैं उसको मैं पढ़ता हूँ। इसका ये मतलब आसान सा सेक्शन है, कोई मुश्किल नहीं है बात इसके अंदर।
नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, कह रहा कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ हो, और द मेमोरेंडम में भी कुछ भी लिखा हुआ हो, एंड आर्टिकल में भी कुछ भी लिखा हुआ हो, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द पावर टू एंटर इनटू एनी अरेंजमेंट। क्या आपकी डीम तसव्वुर किया जाएगा कि हर कंपनी के पास ये पावर है किसकी, टू एंटर इनटू एन अरेंजमेंट फॉर ऑब्टेनिंग लोन्स, एडवांसेस, लोन ले लें आप, एडवांसेस ले लें, फाइनेंस, क्रेडिट, एंड टू इशू अदर सिक्योरिटी नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। कौन सी सिक्योरिटी हो सकती है नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट? जैसे कह रहा था नहीं, कंपनियां थोड़ी करेंगी वो इशू। एंड टू इशू सिक्योरिटी यार सिंपल शेयर्स हैं, शेयर्स इंटरेस्ट बेस्ड थोड़ी होते हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट बेस्ड होता है, डेट होता है। क्या क्लास है इसके बाद? कौन सी? हाँ, MFA। अल्लाह का शुक्र, तुम सुनाओ। हाँ सही है। एंड टू इशू सिक्योरिटी नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फ्रॉम अ शेड्यूल बैंक से ले सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकता है, या जनरल पब्लिक से ले सकता है। जैसे मैंने कहा ना, सिक्योरिटी नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट मतलब शेयर्स आप आगे अगर ले रहे हैं तो किससे लेते हैं? पैसा पब्लिक से। जब वो कह रहा है पब्लिक का भी इसके अंदर देखो लॉ में ना कनेक्शंस बने होते हैं, बहुत काबिल लोग बनाते हैं इसको, भंडे होते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत काबिल लोग बनाते हैं। देखो चीज़ों का कनेक्शन है। सिक्योरिटी नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट में जब उसने लिखा, जब ही उसने पब्लिक लिखा, अगर ये वर्ड नहीं होता तो पब्लिक भी नहीं लिखता। सही है। आइए सेक्शन 31 पढ़ लो अब्दुल्ला, एक दफा रीड कर लो, इसके बाद जिंदगी में इसको कभी नहीं पढ़ना। जोर से पढ़ो, बावाज़े बुलंद। Section 31 memorandum to be printed, signed and dated. जोर से। The memorandum shall be printed, divided into paragraphs. वगैरह मेमोरेंडम प्रिंटेड होना चाहिए, हाथ से लिखा हुआ ना हो, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ। ऐसा नहीं कि यहाँ ए लिखा फिर वहां पे जाके फुल स्टॉप डाला। कह रहा है इतनी बेदर्दी से मत लिखना इसको। आगे Number consecutively signed by every subscriber to the memorandum. सही है, साइन होगा। यहाँ उनके नाम वाम आएंगे, मैंने बता दिया था शुरू में ही कि साइन भी करेंगे। The subscribers shall add his present name and full his आजकल उसका क्या नाम चल रहा है वो बताएगा, his occupation and father's name, or अब्बू का नाम, in the case of a married woman or widow, her husband's or deceased husband's name. सही है, सही है। Nationality, usual residential, यूजुअल रेजिडेंशियल एड्रेस सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, किसके घर में पाया जाता है? and such other particulars as may be prescribed in the presence of a witness who shall attest the signature. भाई आप कोई भी अग्रीमेंट देखेंगे ना, इंशाल्लाह आप लोग जाएंगे फर्म में और कहीं भी जाएंगे, हर अग्रीमेंट में जो साइन होता है उसके नीचे विटनेस होता है। साइन जो भी करेगा, डायरेक्टर कर रहा है, कोई भी कर रहा है, CFO कर रहा है साइन, उसके नीचे 2 लोग गवाही देते हैं। उसकी गवाही होता है कि भाई इसने मेरे सामने साइन किया है। उसने आपके सामने नहीं भी किया होता फिर भी गवाही का ये मतलब होता है। Likewise add his particular। जैसी बात है वो टेस्ट करेगा, जैसे मैं लोन एग्रीमेंट सारे टेस्ट करता हूँ, विटनेस करता हूँ अपनी कंपनी के। सही है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइन कर दिया, सही है, इसके बाद जो है अपना नाम लिख दिया पूरा, तो इसके बाद CNIC नंबर लिख दिया, उसके बाद आखिरी चीज वो लिखवाते हैं एड्रेस, बस हो गया। सही है, पढ़ लिया इसको। और इसके बाद ये कह रहा है ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। अरे मैं ऑल्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं कर रहा इंटेंशनली, क्योंकि ऑल्ट्रेशन नहीं, ऑल्ट्रेशन के कनेक्शन है। ऑल्ट्रेशन 15 मिनट में नहीं होगा, ऑल्ट्रेशन 32, 33, 35, 40 तो खैर हल्का सा सेक्शन है। ये 3 सेक्शन में 1 गो में करने होंगे। ये हमारे नेक्स्ट क्लास का टारगेट होगा, सुकून से उसको करेंगे। इसमें बहुत कुछ समझने का है, बहुत सारी चीज़ें इसकी कनेक्शन में बनेंगी। अच्छा, इनकी अभी से बस हो गई सर, बस ऑफ। किसने कहा ऑफ तो नहीं कहा मैंने। अच्छा, आज की क्लास में जो पढ़ाया है इसको एक दफ़ा रीड कर लो, किसी का कोई सवाल है तो बताओ, वरना फिर ऑफ करते हैं। एक दफ़ा रीड कर लो, ऐसा नहीं कि भाग जाओ ऑनलाइन वाले बच्चों। अभी तक नहीं भेजी, अभी तक हम एडिटिंग ही कर रहे हैं। और फिर अगला जो टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, लॉ में सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ।
नहीं, इस स्टेज पे भी हम पढ़ रहे हैं ना इसको, जो सेक्शन अभी तक हमने पढ़े, अभी तक हमने भेजा नहीं है, अभी तक बन रहा है मेमोरेंडम, वो गाइडेंस दे रहा है मेमोरेंडम की। एक दो पढ़ लीजिए। सेक्शन 30 दोबारा बता दूं यार, सेक्शन 30 बहुत सिंपल सा है। सेक्शन 30 में वो ये कह रहा है कि आपके कहीं भी एक्ट में कुछ भी लिखा हुआ हो या आर्टिकल में कुछ भी लिखा हो या मेमोरेंडम में कुछ भी लिखा हुआ हो, ये तसव्वुर किया जाएगा कि आपके पास, हर कंपनी के पास ये राइट है कि वो किसी भी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले ले, एडवांस ले ले, सही है, और जो है कोई भी सिक्योरिटीज अपनी नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट जो है वो इशू कर दे। मतलब क्या, शेयर कैपिटल वगैरह मजीद अपना बढ़ा ले, पेड अप कैपिटल मजीद बढ़ा ले। वो पावर दे रहा है कि जरूरी नहीं कि आर्टिकल में लिखा हो कि ये कंपनी बैंक से जो है लोन ले सकती है, क्या लिखा हो ना लिखा हो, या इसके बरक्स लिखा हो। अगर आपने आर्टिकल में लिख दिया कि हमारी कंपनी लोन नहीं ले सकती, फिर भी आपकी कंपनी ले सकती है। क्यों? क्योंकि वो जो आपने जुमला लिखा है वो नल एंड वॉइड है। क्योंकि उन्होंने लिखा शुरू इस तरह किया है सेक्शन को, नॉट विद स्टैंडिंग, कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ, किसी इस एक्ट के अंदर कहीं भी कुछ भी लिखा हो, या आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अंदर कुछ भी लिखा हो, तो वो जो है इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। जो ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम का टॉपिक है, इसमें लिखा है कि कंपनी जो है वो ऑल्टर कर सकती है। ऑल्टरेशन तो पढ़ेंगे ना बेटा, अभी पढ़ाएंगे ना, स्टार्ट ही नहीं किया उसको। सवाल आता है। नहीं, अभी नहीं हो सकता। अभी जब बनेगा ना, पूरा टॉपिक बनेगा, समझ हो सकता सवाल ऑटोमेटिकली एंटरटेन हो जाए। कोई सवाल है ऑनलाइन में से? किसी का कोई सवाल है? चलें जी, थैंक यू वेरी मच।